प्रिय विद्यार्थियों, आज दिनांक 24 मार्च 2022 दिन गुरुवार के दिन आज आप सभी लोगों का हिंदी का पेपर हो गया है और पूरी आशा और उम्मीद है कि आप सभी लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। जो भी पढ़ाया गया था अभी तक लगभग उसी में से सारे प्रश्न आए थे। बहुत से विद्यार्थियों ने फ़ोन किया, फेस टू फेस आकर के मिले, सब लोग बताए कि हमारा पेपर बहुत अच्छा गया था। इनमें से 70% ऐसे विद्यार्थी थे जिन्होंने कहा कि मेरा 70 में 70 सही है। अब कहने की बात तो अलग है, कितना नंबर सही है कितना गलत है ये तो वक्त बताएगा, रिजल्ट आएगा खुद ही समझ में आएगा। इसी कड़ी में अब जो बीत गई सो बात गई, कवि दुष्यंत कुमार के अनुसार। अब आइए हम लोग 29 तारीख की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए एक और 70 नंबर का पेपर 29 तारीख को आपका फिर से होगा, जिसका नाम है संस्कृत। संस्कृत विषय के आधार पर आइए आज से 24 मार्च सायंकालीन 7 बजे से आज हम सभी लोग जुड़ते हैं और उन्हीं पाठों को उन्हीं टॉपिकों को पढ़ते हैं जो शायद 29 तारीख की परीक्षा में प्रश्न के रूप में लीड करें। तो इसी कड़ी के अंतर्गत पहला पाठ संस्कृत गद्य भारती का महाकवि कालिदास जी का अपलोड हो चुका था, जो पाठ का नाम था कविकुल गुरु कालिदास। अब आइए हम लोग तीसरे पाठ की तरफ चलते हैं। उसके पीछे जो दूसरा पाठ उद्भिज परिषद है, यह पाठ कटा है। यह पाठ जो है कोरोना की भेंट चढ़ गया है। तो सीधा हम लोग नैतिक मूल्यांकन नामक पाठ पर आते हैं और देखिए लिखा है पाठ का नाम नैतिक मूल्यांकन। नैतिक मूल्यांकन का अर्थ होता है नीति संबंधी मूल्य, नीति के मूल्य। ठीक, देखिए लिखा है नयनम नीति नीतिरिमानि मूल्यानि नैतिक मूल्यानि यया शरण्या कार्यकरणेन मनुष्यस्य जीवनं सुचारु सफलं च भवति सा नीतिः कथ्यते। इयं नीतिः केवलस्य जनस्य समाजस्य कृते एव न भवति अपितु जनानां नृपाणां समेषां च व्यवहाराय भवति। नीत्याचलनेन व्यवहरणेन प्रजानां शासकानां समस्तस्य लोकस्यापि कल्याणं भवति। ये पैराग्राफ 2003, 2006 और 2009 में पूछा जा चुका है। ठीक, 2014 में भी आया है। तो ध्यान दीजिएगा, इस पाठ का अनुवाद करने से पहले इस पाठ का सबसे पहले हम संदर्भ जान लेते हैं। तो गद्य का जो संदर्भ रहेगा तो लिखेंगे प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश, हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती में वर्णित नैतिक मूल्यांकन नामक पाठ से उद्धृत है। समझ में आया? बोलिए। हाँ, प्रस्तुत संस्कृत गद्य हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती। ध्यान दीजिएगा, संस्कृत गद्य भारती जो है सिंगल इन्वर्टेड कामा में नीचे काला पेन से आपको फिर से अंडरलाइन करना होगा। ठीक, संस्कृत गद्य भारती में वर्णित कौन सा पाठ है? नैतिक मूल्यांकन नामक पाठ से उद्धृत है। यहाँ पे आप अवतरित है मत लिखिएगा, लिया गया है मत लिखिएगा, उद्धृत है। अब आप संस्कृत का पेपर देने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, थोड़ी बोली भाषा आपकी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, सत्यता पर बल दीजिएगा। अब ये हिंदी भाषा नहीं है कि आप काम चलाऊं काम कर लीजिए। एक बार फिर से बताते हैं, प्रस्तुत संस्कृत गद्य हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती में वर्णित नैतिक मूल्यांकन नामक पाठ से उद्धृत है। अब समझ में आया? अब आइए देखते हैं, लिखा है नयनम नीति। नयनम का मतलब होता है ले जाना। नयनम मतलब ले जाना नीति।
नीति है। ले जाना ही नीति है। ले जाना ही नीति है मतलब किसी भी कार्य को आगे बढ़ाना, ठीक है, चाहे संस्कृति हो, चाहे प्रथा हो, चाहे कोई कार्यक्रम हो, किसी भी चीज़ को आगे बढ़ाना ही क्या कहलाता है? नीति कहलाता है। इसीलिए संस्कृत में क्या लिखा गया? नयनम नीति। ले जाना ही क्या है? नीति है। यह पथ प्रदर्शन करना ही नीति है। आ जाएगा नीतेरिमानी। देखिए नीतेरिमान जब विसर्ग लगाएंगे तो हो जाएगा नीति ईमान, ठीक है, ईमान नीति। अब देखिए लिखा है नीति के ये मूल्य, नीति ईमान मूल्यान। नीति मतलब नीति के, ईमान मतलब ये, मूल्यान मतलब मूल्य। नीति ईमान मूल्यान, नीति के ये मूल्य नैतिक मूल्यानि, नैतिक मूल्यानि है। नीति के ही मूल्य, ध्यान दीजिएगा, नीति के ईमानी मूल्यानि, ये मूल्य ही नैतिक मूल्यानि, नैतिक मूल्य है। एक बार फिर से देखिएगा, नयनम नीति, ले जाना अर्थात पथ प्रदर्शन करना ही क्या कहलाता है? नीति है। अब आगे बताया गया नीति ईमान, नीति के ईमान मतलब ये, नीति के ये मूल्यान मतलब मूल्य ही, नीति के ये मूल्य ही नैतिक मूल्यान, नैतिक मूल्य है। अब आया नीति के ये मूल्य ही क्या कहलाते हैं? नैतिक मूल्य कहलाते हैं, या नीति संबंधी मूल्य कहलाते हैं। आ जाएगा, आगे लिखा है यया शरण्या। यया शरण्या, यया का मतलब होता है जिस, और शरण्या मतलब होता है पद्धति। क्या होता है? शरण्या मतलब पद्धति, पद्धति मतलब प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी मतलब, देखिए कितने कठिन कठिन शब्द आ रहे हैं, पद्धति, प्रौद्योगिकी, शरण्या। अभी अंग्रेजी बताएंगे तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। बताएं? टेक्नोलॉजी, समझ में आ गया ना? कहते हैं ना नई टेक्नोलॉजी है। देखिए लिखा है यया शरण्या, जिस पद्धति से, अब अंग्रेजी में बोल लीजिए, जिस टेक्नोलॉजी से, समझ में आया? लेकिन लिखना नहीं है जिस टेक्नोलॉजी से, जिस पद्धति से। आगे क्या लिखा है? कार्य करणेन, कार्य करने से, जिस पद्धति के जिस पद्धति से कार्य करने से मनुष्यस्य जीवनम, मनुष्य का जीवन, सुचारु सफलंच, सुचारु और सफल होता है, भवति सा नीति, वही नीति कही जाती है। अब समझ में आया? योजना भी कह सकते हैं लेकिन कहेंगे नहीं। ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है कि जिस पद्धति से, यया, यया देखिए लिखा है ना, यया शरण्या, जिस पद्धति से कार्य करणेन, कार्य के करने से, जिस पद्धति से कार्य करने से मनुष्यस्य जीवनम, मनुष्य के जीवन में, सुचारु, ध्यान देना, मनुष्य का जीवन सुचारु और सफल होता है, भवति सा नीति, सा नीति भवति, वही नीति, भवति मतलब होती है। आगे देखिए लिखा है इयम नीति केवलस्य जनस्य समाजस्य कृते एव न भवति, यह नीति केवल मनुष्य व समाज के लिए ही नहीं होती है। मिला? यह नीति, इयम नीति, यह नीति केवलस्य जनस्य, केवल जन मतलब लोग, एवं समाज के लिए, एवं मतलब ही, न भवति मतलब नहीं होती, अपितु बल्कि, आगे क्या लिखा है? जना नाम नृपाणाम, बल्कि जना नाम माने मनुष्यों, और नृपाणाम मतलब राजाओं, जबकि मनुष्यों और सभी राजाओं के समेषां च व्यवहाराय भवति, सभी राजाओं के
समान रूप से व्यवहार के लिए होती है। यही लाइन फिर से देखिए, इयम नीति केवलस्य जनस्य समाजस्य कृते एव न भवति। यह नीति केवल मनुष्य एवं समाज के लिए ही नहीं होती, अपितु बल्कि जनानाम लोगों के और नृपाणाम मतलब राजाओं के समेशाम बल्कि सभी के लिए, समेशाम मतलब सभी राजाओं के लिए व्यवहाराय भवती मतलब व्यवहार के लिए होती है। यह नीति केवल मनुष्य एवं समाज के लिए ही नहीं होती, बल्कि सभी लोगों, सभी मनुष्यों एवं सभी राजाओं के व्यवहार के लिए यह नीति होती है। सरल है ना। आगे लिखा है नीत्या चलनेन, नीति से चलने से। किससे चलने से? नीति से। अगर हम नीति से चलेंगे, और आगे लिखा नीति से चलने से, व्यवहारेण व्यवहार से, प्रजानाम नीति से चलने से तथा कुशल व्यवहार से प्रजानाम शासकानाम व्यवहार। ध्यान दीजिएगा, पहले क्या बताया गया? लिखा गया नीत्या चलनेन, नीति से चलने से। फिर लिखा है व्यवहारेण व्यवहार से, प्रजानाम मतलब प्रजा का, और आगे लिखा है शासकानाम शासकों का, समस्तस्य लोकस्यापि कल्याणाय भवति और तो और समस्त लोक का कल्याण होता है। माने नीति से अगर चला जाए और सही व्यवहार किया जाए तो प्रजा का, शासकों का ही नहीं बल्कि समस्तस्य लोकस्यापि कल्याणम भवति मतलब सभी लोक माने पूरे के पूरे संसार का कल्याण होता है। आ जाएगा, सरल है ना। अब आगे देखिए लिखा है, आगे देखिए लिखा है, अगला पैराग्राफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए लिखा है पुरातन कालादेव भारते कवयः नीतिकाराः मनोरमया आगे क्या लिखा है? हाँ, सरसया गिरा नीति वाक्यानि, सरसया गिरा नीति वाक्यानि कथाभिः श्लोकैश्च व्यरचयन्। इत्थं नीति शास्त्राणि व्यवहारविदे कान्ता संमितयोपदेशयुजे बभूवः। फलन्तुमिदं सम्पन्नं साधारणाः अपि जनाः व्यवहाराय नीतिवाक्यानि नीतिश्लोकाश्च गलविलादः कुर्वन्ति स्म। यथा च चाणक्यनीतिः विदुरनीतिः विदिलोपाख्यानं पंचतंत्रं शुक्रनीतिः घटकरपरकृतः नीतिसारः सुन्दरपाण्ड्येन कृता नीतिद्विष्टिका बल्लाटशतकं भर्तृहरिकृतं नीतिशतकं बल्लालशतकं दृष्टान्तशतकम् इत्यादि बहूनि नीतिपुस्तकानि संस्कृते उपलभ्यन्ते। अब इसका आइए हम लोग संदर्भ, आप लोग जानते ही हैं। प्रस्तुत संस्कृत गद्य हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती में वर्णित नैतिक मूल्यानि नामक पाठ से उद्धृत है। अब देखिए आगे लिखा है कि देखिए लिखा है पुरातन कालादेव। पुरातन काल का मतलब होता है प्राचीन काल एवं, अंतिम में देखिए पुरातन कालाद एव, प्राचीन काल से ही, पुरातन कालादेव मतलब प्राचीन काल से ही भारते कवयः भारतीय कवियों, ठीक, प्राचीन काल से ही भारतीय कवियों नीतिकारा और नीतिकारों ने मनोरमया, मनोरम मतलब सुंदर, मनोरम मतलब सुंदर, तो लिखा है पुरातन कालादेव प्राचीन काल से ही भारती, देखिए लिखा है भारतीय कवयः
भारतीय कवियों तथा नीतिकारों ने सरसया, मिला, मनोरमया माने सुंदर और सरसया माने सरस, गिरा मतलब वाणी में, नीति वाक्यानि, नीति के वाक्यों को, श्लोकैश्च व्यरचयन, श्लोकों के द्वारा विरचित किया। अब समझ में आया? फिर से देख लीजिए। प्राचीन काल में, ध्यान दीजिएगा, प्राचीन काल आदि एव, प्राचीन काल से ही भारतीय कवियों तथा नीतिकारों ने मनोरमया सुंदर, सरस, गिरा मतलब वाणी में, नीति वाक्यानि मतलब नीति के वाक्य और कथाओं को, श्लोकैश्च व्यरचयन श्लोकों में रचना किया। अब आया, आगे लिखा है इत्थम नीति शास्त्राणि व्यवहार विदे। इत्थम मतलब इस प्रकार, नीति शास्त्राणि नीति शास्त्र, व्यवहार का ज्ञान, कांता सम्मित पत्नी से सम्मित होने से। अब लिखा है उपदेश युजे, उपदेश से युक्त होने के लिए। आगे लिखा है बभूव, हुए। अगला देखिए, फलन्तु इदं संपन्नं साधारणाः अपि जनाः व्यवहाराय नीतिवाक्यानि। फलन्तु इदं, इदम मतलब इसका, फलंत मतलब फल, इसका फल यह हुआ। देखिए लिखा है फलन्तु इदम, इसका फल यह हुआ कि संपन्नम साधारणाः, संपन्न और साधारण लोगों ने, अपि मतलब भी, संपन्न और साधारणा जना, साधारण लोगों ने, अपि मतलब भी, व्यवहाराय व्यवहार के लिए, चतुर्थी विभक्ति लगाए, ध्यान दीजिएगा, चतुर्थी एकवचन, व्यवहाराय व्यवहार के लिए, नीति वाक्यानि नीति वाक्यों और नीति श्लोकाश्च नीति के श्लोकों को, गल विलाध गले में उतार लिया, या कंठस्थ मौखिक रूप से उसे याद कर लिया। समझ में आया? आगे लिखा है देखिए, यथा जैसे कि चाणक्य नीति, विदुर नीति, विदुलोपाख्यानम माने विदुलोपाख्यान, पंचतंत्र, शुक्र नीति, घट कर परकृत नीति सार, सुंदर पांडेय कृति नीति द्विषष्टिका, भल्लाट शतक, भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतक, बल्लाल शतक, दृष्टांत शतक इत्यादि। आगे देखिए लिखा है इत्यादि बहूनि नीति पुस्तकानि, इत्यादि बहुत से नीति की पुस्तक, संस्कृते उपलभ्यन्ते, संस्कृत भाषा में उपलब्ध होते हैं। आ जाएगा दोहरा। देखिए लिखा है कि विचार्यमाणे साहित्ये आदिकालादेव सर्वेष्वपि राष्ट्रेषु अयं विश्वासः प्रचलितः आसीत् यत् काव्यस्यान्येषु प्रयोजनेषु सत्स्वपि एकं मुख्यं प्रयोजनं नैतिकः परितोषः। प्लेटो, अरस्तु, पेटर, होरेसादि सर्वैः विचारकैः काव्यस्य मुख्यं प्रयोजनं नैतिक विकासः एव स्वीकृतः। बहुत ही सरल लाइन है, देखिए यहाँ से परीक्षा में आया है। कह रहे हैं विचार्यमाणे साहित्ये, विचार करने के योग्य साहित्य में, विचार करने के योग किस साहित्य में? नीति के साहित्य में। आप ऐसे बता सकते हैं, विचार करने योग्य नीति के साहित्य में आदिकाले, देखिए लिखा है आगे, क्या लिखा है? आदिकालादेव, आदि काल से ही, आदि काल से ही, सर्वेष्वपि राष्ट्रेषु, सभी राष्ट्रों में, अयम विश्वास,
यह विश्वास प्रचलित आसीत मतलब था, यत की, फिर से देखिए, विचार करने के योग्य इस नीति साहित्य में आदिकाल से ही सर्वेष्वपि राष्ट्रेषु सभी राष्ट्रों में अयम विश्वासः प्रचलितः आसीत, यह विश्वास प्रचलित था, यत मतलब कि, यत मतलब कि सभी राष्ट्रों में यह विश्वास प्रचलित था, यत की काव्यस्यान्येषु, काव्यस्य अन्य, देखिए लिखा है अन्येषु, काव्यस्यन्यसु अर्थात काव्य के अन्य प्रयोजनेषु मतलब प्रयोजनों में, काव्य के अन्य प्रयोजनों में सत्स्वपि, देखिए लिखा है काव्य के अन्य प्रयोजनों के, आगे क्या लिखा है, सत्स्वपि एकम मुख्यम प्रयोजनम, काव्य के अन्य प्रयोजनों के होते हुए भी एकम मुख्य प्रयोजनम, एक मुख्य प्रयोजन नैतिकः परितोषः, नैतिक संतोष था। ध्यान दीजिएगा, काव्य के, यही लाइनियाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिर से मैं पढ़ता हूँ टोटल दिया, ध्यान दीजिएगा। विचार्यमाणे, 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 विचार करने के योग्य, क्लियर हुआ, विचार करने के योग्य साहित्य, इस नीति की साहित्य में आदिकालेश, आदिकाल से, आदिकाल से ही राष्ट्रेश, राष्ट्रों में, और कैसे राष्ट्रों में, सर्वेष्वपि राष्ट्रेश मतलब सभी राष्ट्रों में अयम विश्वासः प्रचलितः आसीत, यह विश्वास प्रचलित था, यत की काव्यस्यान्यासु, काव्यस्यान्येषु, काव्य के अन्य प्रयोजनों के होते हुए भी, सत्स्वपि होते हुए भी, एकम मुख्य प्रयोजनम, एक मुख्य प्रयोजन परितोषः नैतिक, नैतिक संतोष भी था। प्लेटो, अरस्तु, ये सब महान दार्शनिकों के नाम हैं, महान व्यक्तियों के नाम हैं। संसार चला जाएगा लेकिन इनका नाम नहीं जाएगा, ऐसे कार्य करके ये चले गए हैं। जिनका नाम आप सुन रहे हैं, चाहे वो प्लेटो हो, अरस्तु हो, पेटर हो, ये हजारों साल पहले चल बसे दुनिया से, लेकिन आज भी इनका नाम अजर और अमर, इतने महान कार्य ये लोग करके गए हैं। अब देखिए, बताया जा रहा है कि प्लेटो, अरस्तु, पेटर और होरेस आदि सर्वैः वैचारिक विचारक, आदि सभी विचारकों द्वारा, ये बड़े महान विचारक थे, आदि सभी विचारकों के द्वारा तो काव्यस्य मुख्य प्रयोजनम, काव्य का सबसे बड़ा प्रयोजन, मुख्य मतलब सबसे बड़ा या मुख्य या प्रधान, काव्य का सबसे बड़ा प्रयोजन नैतिक विकास एवं स्वीकृत, नैतिक विकास ही स्वीकार किया गया है। समझ में आया? आगे देखिए लिखा है, नैतिक मूल्यैः व्यक्ति सामाजिकी प्रतिष्ठा विवर्धति, मानव कल्याणाय नैतिकता आवश्यकी, नैतिकतैव व्यक्ति समाजस्य राष्ट्रस्य विश्वस्य कल्याणं कुरुते, नैतिकताचरणेनैव मनुष्येषु त्यागः, तपः, विनयः, सत्यं, न्यायप्रियता एव मन्येऽपि मानवीयाः गुणाः उत्पद्यन्ते। नैतिकतया मनुष्यो अन्य प्राणिभ्यः भिन्नः जायते, तदाचरणेन व्यक्ते समाजस्य च जीवनम् अनुशासितं निष्कण्टकं च भवति। व्यक्तेः समाजस्य वर्गस्य देशस्य च समुन्नयन अवसरो लभ्यते। समाजः ईर्ष्या द्वेष छल कलहादि दोषेभ्यः मुक्तो भवति,
अस्माकं सामाजिका अंतर्राष्ट्रीया संबंध्या नैतिकताचरणेन दृढ़ाः भवन्ति। अतः नैतिकता शब्दः सचरित्रवाचकः सुखमय मानव जीवनस्याधारः अस्ति। आप लोगों को ये लग रहा होगा गुरुजी पूरा काहे पढ़ रहे हैं। इसको पढ़ने से आपको देखिए एक फ़ायदा है, आप ये पढ़े रहेंगे तो आपको याद रहेगा कि नैतिक मूल्यानि नामक पाठ से लिया गया है। इतना समझते ही आपका 2 नंबर बन गया। संदर्भ लिखने के आपको 2 नंबर मिलेंगे और इसका अनुवाद करने के लिए आपको कितने नंबर मिलेगा? 5 नंबर। अब समझ में आया? तो देखिए लिखा है नैतिक मूल्यैः व्यक्तेः। नैतिक मूल्य से, नैतिक मूल्यैः, नैतिक मूल्यों से व्यक्तेः, व्यक्ति की सामाजिकी प्रतिष्ठा विवर्धति। व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा मतलब सम्मान। नैतिक मूल्यों से व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा क्या होती है? वर्धति, बढ़ती है। अगर हम नीति के मार्ग पर चलते हुए सही सही कार्य करेंगे, किसी से लड़ाई झगड़ा द्वेष कलह ईर्ष्या की भावना नहीं रखेंगे और जो कुछ भी करेंगे सत्य करेंगे, सही करेंगे, तो बताइए समाज में हमारा सम्मान बढ़ेगा? हाँ, बढ़ेगा। वही एक लाइन में कहा गया क्या? नैतिक मूल्यैः समाज, नैतिक मूल्यैः व्यक्तेः। नैतिक मूल्य से व्यक्ति मतलब व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा मतलब सम्मान, वर्धते मतलब बढ़ती है। आ जाएगा? आ जाएगा? आगे लिखा है मानव कल्याणाय नैतिकता। मानव कल्याण के लिए नैतिकता आवश्यकी, बड़ी ही आवश्यक। मानव कल्याणाय नैतिकता आवश्यकी। मानव कल्याण के लिए, मनुष्यों की भलाई के लिए नैतिकता बड़ा ही आवश्यक है। आ जाएगा? नैतिकतैव व्यक्तेः समाजस्य। नैतिकता ही व्यक्ति, समाज, राष्ट्र एवं विश्व का क्या करती है? कल्याण करती है। सरल है ना? नैतिकताचरणेनैव, नैतिकता के आचरण से ही, नैतिकता चरणन एव ई, देखिए नैतिकता के आचरण से ही मनुष्येषु, मनुष्यों में त्याग, तप, विनय, सत्य और न्याय प्रियता एवं अन्ये अपि, और अन्य बहुत से मानवीय गुणाः उत्पद्यन्ते, मानवीय गुण उत्पन्न होते हैं। यही लाइन एक बार फिर से पढ़ते हैं। क्या लिखा है? नैतिकता चरणेनैव, नैतिकता के आचरण से ही मनुष्येषु, मनुष्यों में त्याग, तप, विनय, सत्य, न्यायप्रियता एवं अन्य बहुत से मानवीय गुण उत्पद्यन्ते मतलब उत्पन्न होते हैं। सरल है कि नहीं? आगे लिखा है नैतिकतया मनुष्यो अन्य प्राणिभ्य भिन्न जायते। नैतिकता के आचरण से ही या नैतिकता से ही मनुष्य अन्य प्राणियों से क्या हो जाता है? भिन्न हो जाता है ना भाई? मनुष्य में नैतिकता होती है, पशुओं में कोई नैतिकता नहीं होती। एक बार की बात है, जब हम बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे तो समाज शास्त्र वाले सर संतोष यादव सर पढ़ाते हैं, तो उन्होंने कहा कि बताइए, समाज शास्त्र पढ़ा रहे थे, मानव और पशु की संस्कृति का वर्णन किया जा रहा था। तो प्रश्न उन्होंने किया कि मानव और पशु में क्या अंतर है, मनुष्यों एवं पशुओं में क्या अंतर है। तो बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें बताई। कोई कह रहा था कि पशुओं को पूँछ होता है, मनुष्यों को पूँछ नहीं होता। पशुओं की आँखें बड़ी बड़ी होती हैं, मनुष्यों की आँखें छोटी छोटी होती हैं। उसी में से एक लड़की बताई
कि गुरुजी पशु मजे मजे खाते हैं और मनई कम कम खाते हैं। एक लड़का बोल रहा है, ये तमाम प्रकार की बातें बताए, लेकिन समाज शास्त्र के अकॉर्डिंग परिभाषा अलग था। अब आइए देखते हैं क्या लिखा गया, तब इसके बाद बताते हैं कि सही इसकी बात क्या थी। इसमें क्या लिखा गया, नैतिकतया मनुष्यो अन्य प्राणिभ्य भिन्न जायते। नैतिकता से ही मनुष्य अन्य प्राणियों से क्या होता है, भिन्न हो जाता है। तब गुरु जी ने बताया, क्या बताया मालूम है, मनुष्यों एवं पशुओं में अंतर, सबसे बड़ा अंतर, मनुष्यों में संस्कृति होती है, नैतिकता होती है, और पशुओं में किसी भी प्रकार की कोई संस्कृति और कोई नैतिकता नहीं होती। नैतिकता का समझ में आया नहीं? सोचने समझने विचारने की क्षमता, पूछने की क्षमता। थाली में खूब अच्छा अच्छा भोजन सजा करके रख दिया जाए और गेट पे ही रख दिया जाए, आप पहुँचें, आपके मुंह में पानी आ जाएगा, इतना बढ़िया लजीज व्यंजन रहेगा, फिर भी आप पूछेंगे कि ये खाना कैसा रखा है? पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? लेकिन क्या पशु पूछेगा? यही है मनुष्य और पशु में अंतर। अब समझ में आया? तो वही बताया जा रहा है, नैतिकतया मनुष्य अन्य प्राणिभ्य भिन्न जायते। नैतिकता से मनुष्य अन्य प्राणियों से, अन्य जीवों से क्या हो जाता है, भिन्न हो जाता है। आ जाएगा अगला, देखिए लिखा है, तदा चरणेन व्यक्ति समाजस्य च जीवनम अनुशासितम निष्कंटम च भवति। तदा चरणेन, और उसके आचरण से, किसके आचरण से, नीति नैतिकता के आचरण से व्यक्ति समाज, देखिए लिखा है, व्यक्ति और समाज का जीवन अनुशासित और निष्कंटक, माने बिना किसी कांटा के, अर्थात बिना किसी बाधा के हो जाता है। व्यक्ति समाजस्य वर्गस्य, व्यक्ति समाज वर्ग और देश की समुन्नयन, देश की उन्नयन माने उन्नति का अवसरों लभ्यते, माने अवसर मिलता है। समझ में आया? नैतिकता से ही व्यक्ति समाज वर्ग और देश की उन्नति का अवसर मिलता है। समाज ईर्ष्या द्वेष छल, समाज ईर्ष्या द्वेष छल एवं कलह आदि से क्या हो जाता है, मुक्त हो जा। जब हर एक व्यक्ति के अंदर नैतिकता का झलक दिखाई देगा तो क्या होगा, पूरा का पूरा समाज, जिस व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या, जिस व्यक्ति के अंदर नैतिकता नहीं होती वही ईर्ष्या करता है ना। तो वही बताया जा रहा है, नैतिकता का प्रभाव देखिए क्या हो रहा है कि नैतिकता से ही समाज ईर्ष्या द्वेष छल कलह आदि दोषों से क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। आगे देखिए लिखा है, अस्माकम सामाजिका, आगे लिखा है, हमारे सामाजिक और अंतरराष्ट्रीय संबंध नैतिकता चरणेन, नैतिकता के आचरण से ही दृढ़ा भवन्ति, दृढ़ होते हैं। आया? क्या लिखा है, अस्माकम सामाजिका, अस्माकम मतलब हमारे सामाजिक और अंतरराष्ट्रीय संबंध नैतिकता के आचरण से ही मजबूत होते हैं। अतः नैतिकता शब्द, अतः नैतिकता शब्द सचरित्र वाचक, देखिए लिखा है, सचरित्रता का वाचक है। सच्ची चरित्रता का क्या है, वाचक है। क्या? नैतिकता। सचरित्र व्यक्ति वही होता है जिसके अंदर नैतिकता की पहचान होती है। इसलिए बताया गया, अतः नैतिकता नामक शब्द सच्ची चरित्रता का क्या होती है, वाचक होती है। और सुख, देखिए लिखा, सुखम अय मानव जीव, देखिए सुखमय मानव जीवनस्य आधारः अस्ति, और सुखमय मानव जीवन का आधार होती है। आ जाएगा? बहुत ही सरल पाठ है, इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़िए। परीक्षा के दृष्टिकोण से जो पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है
इन बचे हुए 4 दिनों में वही पाठ आपको पढ़ाने का मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ, जिससे परीक्षा में जिस प्रकार से आप सभी समस्त छात्रों का हिंदी पेपर गया है, वैसे ही यह पेपर भी आपका एकदम 100% जाए, इसी आशा और विश्वास के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अगली कक्षा में इसको पूरा वीडियो में पोस्ट करके आपके समक्ष पहुंचाने का प्रयास